हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब और स्वागत है आपका आर्ट ऑफ टीचिंग की इस सीरीज में, जिसमें हम शिक्षण कला के पिछले वर्षों में आए गए प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हमें बताना है कि कौन से इन चारों में से कौन सा स्किल जो है वो किससे रिलेटेड है? इमोशनल इंटेलिजेंस से। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब इमोशन। किसके इमोशन? हमारे इमोशन और दूसरों के इमोशन दोनों को जो मैनेज करना होता है ना, उनको समझना, उनमें एम्पैथी दिखाना, उनके बारे में तर्क देना, ये सब क्या होता है? इमोशन जो मैनेज कर पाते हैं हम, वही होता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इनके ऑप्शन देख लेते हैं। याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति, सहानुभूति देना। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो इससे हमें वैसे ही समझ में आ रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशन है। तो इमोशन में क्या आएगा? याद करना नहीं आएगा। गतिक प्रक्रमण यानी कि मोटर प्रोसेसिंग यानी हाथ पैर चलाना, ये भी नहीं आएगा। विचार करना, थॉट्स है ये हमारे, ये भी नहीं आएगा। सहानुभूति देना, एम्पैथाइजिंग, ये होगा आंसर हमारा। तो किसी से एम्पैथाइज करना, किसी के इमोशन को समझना और उसके प्रति अपना रिएक्शन देना, ये है एम्पैथाइजिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हमें वैसे ही पता चल रहा है कि डी होगा इसका आंसर। चलिए एक बार हम फिर भी इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड यूज इमोशंस इफेक्टिवली बोथ इन वन सेल्फ एंड अदर्स। जैसे बताया था ना मैंने कि इमोशन सिर्फ अपने ही मैनेज नहीं करने हैं। किसके? अपने भी और दूसरों के भी मैनेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उनके इमोशन को यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। इट encompasses skills like self awareness, empathy, self regulation, social skill, ये सब इसमें आता है। हिंदी में देखते हैं। स्वयं में और दूसरों में भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, इसमें आत्म जागरूकता, सहानुभूति, आत्म नियमन और सामाजिक कौशल जैसे कौशल शामिल है। तो इन सब चीजों में से जो भी पॉइंट आए हमेशा इमोशनल इंटेलिजेंस में जाएगा। ठीक है, जो बेहतर संचार, संबंधों और समस्या समाधान में योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। चलिए, तो इसमें आंसर क्या होगा? डी होगा, एम्पैथाइजिंग। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। पाठ योजना की पंच प्रदीय प्रणाली किसने प्रतिपादित किया? हु propounded द 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लान? लेसन प्लान जो लेसन प्लान मेथड जो दिया गया था, जिसमें 5 स्टेप्स दिए जाते हैं, ये किसने दिया था हमें? ये हमें दिया था किसने? याद करने वाली बात है, याद रखना इसको। ये हमें दिया था हर्बर्ट ने। ठीक है, चलिए एक बार डिटेल से देखते हैं इसको। जे फ्रेडरिक हर्बर्ट लेसन प्लान इज अ 5 स्टेप अप्रोच टू टीचिंग emphasizing a structured coherent learning process। ठीक है, जे फ्रेडरिक हर्बर्ट का क्या कहना था? उनका कहना था कि पाठ योजना शिक्षण के लिए एक 5 चरणीय दृष्टिकोण है, जो एक संरचित, सुसंगत शिक्षण प्रक्रिया पर जोर देते हैं। अब देखिए कौन कौन से 5 स्टेप थे इनके। पहला था प्रिपरेशन, इन तैयारी, परिचय। जो भी आप किसी को पढ़ाओगे उसके लिए हमें पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन इस प्रकार से हो कि जो बच्चे के पास ऑलरेडी नॉलेज है उससे वो जोड़ के उसके इंट्रोडक्शन तक पहुंच पाए। ये देखो, यह चरण नए विषय को छात्रों के मौजूदा ज्ञान से जोड़कर पाठ के लिए मंच तैयार करता है। ठीक है, इसमें पूर्व ज्ञान प्राप्त करना, जिज्ञासा जगाना तथा नए विषय के पहले से ज्ञात जानकारी से जोड़ना शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति। अब देखो, अब हम कोई भी हमें समझानी है चीज, कोई भी ज्ञान देना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कैसे उसको प्रेजेंट करते हो, प्रस्तुत कैसे करते हो बच्चे के सामने। जैसे स्पष्ट उदाहरण दे पा रहे हो, परिभाषा समझा रहे हैं और स्पष्टीकरण देते हुए नई सामग्री का परिचय देता है। इस चरण में क्या है कि उस जो हमें कंसेप्ट बताना है उसको प्रस्तुति देनी है विद एग्जाम्पल, उसकी डेफिनेशन और उसके जो कंसेप्ट है उसका, या फिर उसके अंदर का जो कंटेंट है उसको प्रस्तुत करना है। ठीक है,
एसोसिएशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन यानी संगठन, तुलना और संगठन। अब छात्र को जो नई जानकारी है और उनकी मौजूदा समझ के बीच में संबंध बनाना है, हमें एसोसिएट करना है दोनों ज्ञान को, तभी वो लॉन्ग टर्म तक उसके माइंड में रहेगा। क्योंकि अगर वो पुराने ज्ञान से उसे कंपेयर कर पाता है, उसे संगठित या एसोसिएशन कर पाता है, एक संबंध बना पाता है, तभी वो पुराने ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ पाएगा और नए ज्ञान को अर्जित कर पाएगा। इसमें विभिन्न अवधारणाओं की तुलना और विरोधाभास, समानताओं और अंतरों की पहचान करना तथा नए विचारों को पहले से ज्ञात विचारों से जोड़ना शामिल हो सकता है। अब जनरलाइजेशन, पहले हमने उन्हें एग्जाम्पल दिया, फिर डेफिनेशन दिया। अब ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स थे। अब यहाँ से हम बच्चों को किस तरफ ले जाएंगे, एक जनरल रूप में, ताकि एक सामान्यकरण करते हुए वो कंसेप्ट को समझे। इस चरण में प्रस्तुत जानकारी से मूल सिद्धांतों या सामान्यीकरणों को निकालना शामिल है। छात्र प्रमुख विचारों और अवधारणाओं की पहचान करते हैं और विषय की व्यापक समझ बनाते हैं। अब क्या है, एक जनरल डायरेक्शन में लेके जाएंगे उसे, जिससे उसका कंसेप्ट निर्माण हो, ताकि वो उसे व्यापक रूप में देख पाए। पहले स्पेसिफिक था और स्पेसिफिक से जनरल की ओर लेके चले। ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, मतलब जो हमने बच्चों को सिखाया, जो जो भी कंसेप्ट हमने बताया, उसका प्रयोग क्या है, उसका उपयोग क्या है, और किस प्रकार से हम दैनिक जीवन में हम उसे रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है। छात्र नए ज्ञान और सिद्धांतों को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में लागू करते हैं, समस्याओं को हल करते हैं, या ऐसे छात्र कार्य पूरे करते हैं जो उनकी समझ को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये है जे फ्रेडरिक हर्बर्ट का लेसन प्लान, जिसमें उन्होंने 5 स्टेप अप्रोच बताई थी। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब क्लियर विजिबल हो गया है, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले पिछले प्रश्न का आंसर निकाल लिया था हमने, हाँ, हर्बर्ट पहला ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न तीसरा, प्रोजेक्ट एक सौदेश्य क्रिया है जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है? प्रोजेक्ट इज अ पर्पजफुल एक्शन दैट इज कैरिड आउट इन अ सोशल एनवायरनमेंट विद फुल एंगेजमेंट। ये किसने कहा है, ये बताना है। प्रोजेक्ट, देखो इसका पहले लाइन प्रोजेक्ट है, तो यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, प्रोजेक्ट मेथड की ओर जा रहा है। जिसे किसने दिया था? किलपैट्रिक ने। चलो एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, द फ्रेज प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। एक सोशल एनवायरनमेंट में जो प्रोजेक्ट है, जो पूरा दिल लगा के एक पर्पज के साथ जो एक्टिविटी की जाती है, वो होता है प्रोजेक्ट। ठीक है। और ये किसने कहा था? विलियम हर्ड किलपैट्रिक। किलपैट्रिक वाज अ की फिगर थे इन डेवलपिंग द प्रोजेक्ट मेथड जिन्हें डेवलप किया था, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन थे? किलपैट्रिक। ठीक है। उनका कहना था कि एक्टिव लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन रियल वर्ल्ड टास्क, इस पे ज्यादा जोर दिया करते थे वो। किस पे? एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन पे बहुत जोर देते थे वो। ठीक है। और किन एक्टिव पार्टिसिपेंट किस चीजों में? हैंड्स ऑन रियल वर्ल्ड टास्क, जो रियल वर्ल्ड में काम हो रहा है उन पे। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं एक बार किलपैट्रिक्स डेफिनेशन हाइलाइट्स। अब उनके जो प्रोजेक्ट मेथड है उनमें जो हाईलाइट पॉइंट है, की एस्पेक्ट्स है, वो देखते हैं। पहला, पर्पजफुल। जो एक्टिविटी आप कराओगे वो क्या होना चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट है, जो एक्टिविटी है, वो क्या है, तो क्लियर गोल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तभी वो हमें कुछ ऑब्जेक्टिव, कोई उद्देश्य पूरा कर पाएगा। वरना उसका कोई पर्पज नहीं रहेगा तो उस एक्टिविटी को करने का कोई फायदा नहीं है, और उससे हम किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। होल हार्टेड, स्टूडेंट्स आर एंगेज एंड इन्वेस्टेड इन द एक्टिविटी। होल हार्टेड मतलब पूरी तरह दिल से उस एक्टिविटी में लग जाना। तो बच्चे क्या है, उसमें एंगेज होंगे और इन्वेस्टेड होंगे इन एक्टिविटी में पूरी तरह। ठीक है। सोशल इन्वायरमेंट, द प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट इन अ सोशल सेटिंग। सोशल मतलब सामाजिक सेटिंग में, सामाजिक प्रारूप में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है हमें, ताकि वो रियल वर्ल्ड टास्क हो, है ना, जो समाज से जुड़ा हुआ हो। ऑफन इन्वॉल्विंग कोलैबोरेशन विद अदर्स,
और इसमें क्या हो सकता है, अकेले नहीं करना है प्रोजेक्ट, कोलैबोरेट करना है, आपस में समाज में जिसके जिससे जानते हैं उससे कोलैबोरेट करना है, ताकि रियल वर्ल्ड हम कब सीखेंगे, जब ज्ञान को शेयर किया जाएगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, आपस में इंटरेक्शन होगा, कोलैबोरेशन होगा, तभी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। Proceeding. The project is dynamic and ongoing, involving planning, implementation and evaluation. प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, ऑनगोइंग होना चाहिए, मतलब रियल लाइफ में जो चल रहा है उस पे होना चाहिए, जिसमें जिसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन और उसका इवेल्युएशन भी होना चाहिए प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो देखो और एक बार और है, किलपैट्रिक का मेथड किससे मैच करता था एजुकेशनल फिलोसफी में, जॉन डेवी से, क्योंकि उनका भी फोकस किस पे था, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस दैट फॉस्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों को क्या प्रोवाइड करना था, ऐसे एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए, जॉन डेवी का कहना था कि बच्चों को ऐसे एक्सपीरियंस के थ्रू पढ़ाया जाए जिससे उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल डेवलपमेंट जैसी स्किल डेवलप हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रयत्न एवं भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, विच साइकोलॉजिस्ट यूज द ट्रायल एंड एरर मेथड। हमें बताना है ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया था, स्किनर, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, वाटसन। अब ये देखते हैं हम, ट्रायल एंड एरर किसने दिया है, यहाँ से देख सकते हैं आप, थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने दिया है, तो पहले ही हमारा आंसर क्या हो गया, थॉर्नडाइक हो गया। अब एक बार हम डिटेल में देखते हैं इसको। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है, ट्रायल एंड एरर का मतलब है परीक्षण और त्रुटि, मतलब ट्राई करते रहो, भले ही गलत हो फिर भी ट्राई करो, फिर गलत हो गया फिर ट्राई करो, दोबारा गलत हो जाए दोबारा ट्राई करो। और इनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर पे, किस पे, पजल बॉक्स। पजल बॉक्स में क्या करते थे, एक बॉक्स होता था, उसमें कैट्स डालते थे, बिल्ली को डालते थे, और उसमें दो बटन होते थे, एक बटन, एक दो लीवर होते थे, एक लीवर को दबाते थे क्या होता था, कुछ खाने के लिए मिलता था बिल्ली को, और दूसरे लीवर को दबाती थी तो क्या होता था, शौक लगता था उसे। तो अब क्या हुआ, बिल्ली थी, बिल्ली क्या करती, कभी इसको दबाती कभी इसको दबाती कभी, फिर उसे रियलाइज हुआ इसको दबाने से खाना मिल रहा है, इसको दबाने से क्या मिल रहा है, शौक लग रहा है। तो धीरे धीरे सभी बिल्लियों ने क्या करा, एक टाइम पे आके इसको दबाना ही बंद कर दिया और सिर्फ इसको दबाती। और ये इस तक कैसे पहुंची, वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू, कभी इसे दबाया कभी कहीं और दबाया, कहीं और हाथ मारा, फिर ये लीवर मिला इसको दबाया इससे फायदा हुआ, इधर दबाया जिससे नुकसान हुआ, शौक लगा, इधर उधर घूमी, धीरे धीरे उनकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा टच करने लग गया, लग गई बिल्ली, और धीरे धीरे वो ट्रायल एंड एरर से सक्सेस हो गई। ठीक है, तो ये है ट्रायल एंड एरर मेथड कि गलतियां करो और सीखो, और रियल लाइफ में ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। हम भी क्या है, हमेशा गलतियां करते हैं तभी सीखते हैं उससे, और इसीलिए इस अप्रोच पे ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है इसमें। देखो, द ट्रायल एंड एरर मेथड, अ लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इज एसोसिएटेड विद एडवर्ड थॉर्नडाइक, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ही डेवलप्ड हिज थ्योरी थ्रू एक्सपेरिमेंट, उसने अपनी थ्योरी भी कैसे डेवलप करी थी, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, लाइक द फेमस पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट विद कैट्स। दिस मेथड इन्वॉल्व्स ट्राइंग डिफरेंट सॉल्यूशन until the correct one is found, learning from mistakes along the way। मतलब क्या है, ये मेथड हमें किस ओर ले जाता है, इसमें हमें डिफरेंट सॉल्यूशन ट्राई करने होते हैं जब तक कि हमें एक सही सॉल्यूशन ना मिल जाए। और ये सब करने के लिए हम कैसे करते हैं, बहुत सारे गलत मेथड्स भी अपनाते हैं, और फिर एंड में जाके हम सही सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब देखो थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर मेथड है इसको क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ द सक्सेसफुल वेरिएंट। बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें क्या है, सक्सेसफुल ऑप्शन कौन सा है वो चुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर, दबा दबा के पता चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ये भी उसी का नाम है। तो ये मेथड क्या इन्वॉल्व करता है, रिपीटेडली ट्राइंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेज एंड एलिमिनेटिंग एरर। धीरे धीरे आप गलत चीज दबा दबा के एक टाइम पे एरर्स को खत्म कर दोगे कि हाँ ये भी गलत है ये भी गलत है, इस डायरेक्शन में हमें नहीं जाना। ठीक है, अल्टीमेटली लीडिंग टू अ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ करेक्ट रिस्पॉन्स, एंड में हम क्या है, करेक्ट रिस्पॉन्स तक पहुंच जाएंगे। तो ये है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो इसका आंसर हमने देख ही लिया है, क्या होगा इसका आंसर, थॉर्नडाइक। ठीक है, इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। नई शिक्षा नीति 1986 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, मतलब क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कौन सी वाली, 1986। अभी तो 2020 वाली आ चुकी है हमारे पास, फिर हमें 1986 वाली देखते हैं।
इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन फॉर ऑल सोसाइटी, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, माध्यमिक स्तर पर परामर्श की व्यवस्था। तो देख लो, इन सबको देख के पता चल रहा है हमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बेसिकली आरटी कहता है ये भी कब आया था, 1986 में ही, जिसमें 14 साल से अधिक से तक सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा। तो इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष जो था नई शिक्षा नीति में यही था कि क्या है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए एजुकेशन के लिए, शिक्षा पे सबका बराबर हक होना चाहिए। चलो एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 was a significant step towards reforming the इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था ये, ठीक है। इसका एम क्या था, टू एड्रेस डिस्पैरिटीज, जो बहुत ज़्यादा अंतर था एजुकेशन में उसको कम करना, इम्प्रूव क्वालिटी एंड मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल टू ऑल। द पॉलिसी लेड टू वेरियस इनिशिएटिव्स, इससे बहुत सारे इनिशिएटिव निकले, कौन कौन से, एक्सपेंशन ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ से निकला, एंड इंक्रीज एक्सेस टू हायर एजुकेशन थ्रू ओपन यूनिवर्सिटीज का भी इससे ही एक्सपेंशन हुआ, और डिस्टेंस लर्निंग जैसे इग्नू, इग्नू जैसे का एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ इस पॉलिसी के बाद, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड रिटेंशन, यही है कि सबको एजुकेशन का समान अधिकार होना चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। सोशल जस्टिस, नेशनल इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल, वोकेशनल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, ये सब किससे आए, ये सब किसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ठीक है। चलिए, इससे हमें समझ में आ गया क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये होगा आपका करंट आंसर है, ठीक है। चलिए, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। अब छात्रों की क्या है, द थीमेटिक क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब किसी सब्जेक्ट की विशेषता जाननी है हमें, विषयगत योग्यता, किसी सब्जेक्ट की योग्यता जाननी है बच्चे की, तो हम कैसे जान सकते हैं। पहला देखो, एग्जाम क्वेश्चन, टेस्टिंग टूल, डिस्कशन, पेरेंट काउंसलिंग। देखो पेरेंट काउंसलिंग तो नहीं होगा, अभिभावक परामर्श, परीक्षा प्रश्नों से। देखो एग्जाम क्वेश्चन जो है ना, जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी आई है ना हमारी, उसमें एग्जाम को एक नेगेटिव पॉइंट लिया गया है। उसमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर्स अप्रोच, ये होना चाहिए, करके देखो, एक्टिव पार्टिसिपेशन, इन पे ज्यादा फोकस रहता है, ट्रायल एंड एरर। तो नेगेटिव क्या है ये, एग्जाम क्वेश्चन जो है नेगेटिव है, तो इसकी तरफ हमें जाना नहीं है। टेस्टिंग टूल्स, टूल्स भी इतने काम नहीं होंगे, पेरेंट काउंसलिंग भी नहीं, लेकिन डिस्कशन, अगर आप बच्चे से डिस्कशन करोगे उस सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चा उस सब्जेक्ट में कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिस्कशन, ये आंसर है अपना, ठीक है, विचार विमर्श से। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, बिल्कुल सही है। इससे शिक्षण कार्य जल्दी समापन किया जा सकता है, सही तो है, लेकिन ये इतना आवश्यक नहीं है। इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, ये भी सही है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है, ये भी सही है। सही तो हमारे पास चारों ही है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा है हमारा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कि सही भले ही चारों ऑप्शन लगे हमें, हमें कौन सा चुनना होता है, बेस्ट पॉसिबल आंसर। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, पिछले क्वेश्चन में देख ले दोबारा, छात्रों की विषयगत योग्यता, इसके पिछला, जैसे ये देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, सही चारों ही है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा था, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा का समान अवसर, ठीक है। तो चारों ही सही है, वैसे चारों ही एजुकेशन पॉलिसी में है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू ये था, ठीक है। तो यही है, हम एमसीक्यू में हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, कौन सही है ये नहीं देखना, हमें हमें देखना बेस्ट पॉसिबल आंसर, सबसे ज्यादा सही कौन सा है। तुम देखो, शिक्षण विधियों का ज्ञान, अगर गुड टीचर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड, अगर किसी टीचर को, एक अच्छे टीचर को सारे टीचिंग मेथड्स पता है, तो उसे क्या होगा, दिस मेक्स लर्निंग आर मोर इफेक्टिव, लर्निंग को अधिक प्रभावशाली बना देंगे। बिल्कुल, जब आपको सारे मेथड पता है पढ़ाने के बच्चों को, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ा सकते हो। कोई मेथड काम नहीं कर रहा, आपने दूसरा अप्लाई किया, हर स्टूडेंट यूनिक होता है, तो उसके हिसाब से आप मेथड चेंज कर सकते हैं अपने, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
एक अध्यापक होने के नाते हमें शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे, गलत आंसर है। तो इसमें विद्यार्थी अधिक सुगमता से सीखेंगे, बिल्कुल सही है। इसमें विद्यार्थी का मनोरंजन होगा, गलत है। इसमें विद्यार्थियों का ध्यान विचलन होगा, ये तो गलत ही है। तो ये तो ये आंसर है हमारा। इसमें विद्यार्थी अधिक सुगमता से सीखेंगे, इसलिए तो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल रखते हैं अपने साथ। क्यों रखते हैं? ताकि स्टूडेंट्स विल लर्न इजीली थ्रू दिस। ठीक है, चलिए। नौमा, शैक्षिक संस्थानों की पाठ्यचर्या निम्न में से किन पर आधारित होनी चाहिए? यानी कि द करिकुलम जो ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का है वो किस पर बेस होना चाहिए? थ्योरी पे? थ्योरी भी सही है। प्रैक्टिस भी सही है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये और बढ़िया है। थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च, ये सबसे बढ़िया है। देखो, ये थ्योरी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी होना चाहिए, थ्योरी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, और थ्योरी प्रैक्टिस और रिसर्च भी होना चाहिए। चारों ही सही है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल कौन सा है? दिख रहा है हमें आसानी से ना? सिद्धांत, व्यवहार और शोध, जहाँ पे ये तीनों चीजें होंगी वो बेस्ट है। सिर्फ थ्योरी पढ़ा देंगे तो रटने वाला काम हो जाएगा। सिर्फ व्यवहार से भी काम नहीं चलेगा, साथ में हमें सिद्धांत, व्यवहार और रिसर्च, शोध भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। चलो, अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपको कक्षा के कुछ छात्र असाधारण उज्जवल हैं, आप उन्हें कैसे सिखाएंगे? देखो, यानी कि अ फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर एक्सेप्शनली ब्राइट, मतलब बहुत होशियार बच्चे हैं आपके क्लास में कुछ बच्चे। अब उन्हें कैसे पढ़ाओगे आप? along with the class, बाकी बच्चों के साथ पढ़ाओगे। along with higher class, by using enriched program only when they want, ये तो गलत हो गया कि जब उन्हें पढ़ने का मन होगा तब पढ़ाएंगे। along with the class अगर आप पढ़ाओगे तो उन बच्चों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सेप्शनली ब्राइट है, तो उनको तो वो बहुत इजी लगेगा और वो टाइम पास करेंगे या फिर इंटरेस्ट नहीं लेंगे अपना। along with हायर क्लास, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि हायर क्लास से मैच कर पाए ना कर पाए, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो क्या हो गया? बाय यूजिंग एनरिच प्रोग्राम, मतलब एक समृद्ध कार्यक्रमों का उपयोग करेंगे। ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे, टीएलएम बनाएंगे, जिसमें उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, उनके लिए भी नई चीजें हो, और साथ में पुराने पीछे वाले बच्चे भी सीख पाए। इस तरह का हमें करिकुलम बनाना पड़ेगा, फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो समृद्ध कार्यक्रमों का उपयोग करें बाय यूजिंग एनरिच्ड प्रोग्राम। चलिए, चलिए, इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह की एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। चलिए, इसी नोट के साथ, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।